नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रवीण क्लासेस। पिछली क्लास में हमने कक्षा 8 का साइंस का पहला लेसन फसल उत्पादन एवं प्रबंधन स्टार्ट करवाया था, जिसमें हमने लगभग आधा लेसन कंप्लीट कर चुका है। उस आधे लेसन के अंदर हमने फसल किसे कहते हैं ये कंप्लीट कर लिया था। फसल ऋतुओं के आधार पर कितनी प्रकार की होती है ये बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था अच्छे ढंग से, है ना। इसके बाद में हमने फसल को किसान जब उगाता है उसमें कौन कौन से क्रियाकलाप करता है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो उन फसल पद्धतियों के अंदर हमने 7 फसल पद्धतियां बताई थी, ठीक है। उन 7 फसल पद्धतियों का नाम मैंने उस वीडियो में बताया था। उसमें से हमने 2 फसल पद्धतियां कंप्लीट कर ली, जिसमें मिट्टी को तैयार करना पहली फसल पद्धति के बारे में हमने देखा था, बड़े विस्तार से समझा था उस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद में जब दूसरी फसल पद्धति की बात आई जिसमें हमने बुवाई को लिया था, उसके बारे में भी विस्तार से हमने उसमें अध्ययन किया है। आज हम यहाँ पर तीसरी फसल पद्धति के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है खाद एवं उर्वरक। तो सबसे पहले खाद एवं उर्वरक की डेफिनेशन देखते हैं कि खाद एवं उर्वरक कहते किसे हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, खाद या फिर उर्वरक कहा जाता है। अब बात यह आती है कि सर इन खाद या उर्वरक की आवश्यकता क्यों पड़ती है फसल में। तो देखिए कई बार क्या होता है, किसान एक फसल के बाद दूसरी फसल के पास तीसरी फसल लगातार कंटिन्यूटी में उगाता रहता है, जिसके कारण मृदा में पोषण जो स्तर है उसमें कमी आ जाती है। अर्थात मैं ये कहूं कि जो पौधे के लिए पोषक पदार्थ चाहिए उसमें क्या आ जाती है, कमी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए किसान उसके अंदर क्या डालता है, खाद डालता है या फिर उसमें उर्वरक मिलाता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ये खाद और उर्वरक दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या। हाँ बिल्कुल, खाद अलग होता है और उर्वरक अलग होता है। यहाँ पर क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि खाद और उर्वरक में अंतर बताइए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इनको विस्तार से देखते हैं कि खाद किसे कहते हैं और उर्वरक किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले खाद। खाद क्या होता है? खाद देखिए, खाद जो होता है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। सबसे पहले तो खाद प्राकृतिक पदार्थ होता है। ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ कैसे? इसे गाय, भैंस, बकरी आदि के मलमूत्र तथा कृषि जो अवशिष्ट है उनसे हमें प्राप्त करते हैं। कैसे? यह है गोबर। गोबर किसे कहते हैं? जो भैंस का मल होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, गोबर। और पेड़ पौधों के अवशेषों या फिर अवशिष्टों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दो बात हो गई। इसका निर्माण खेतों में ही कर लिया जाता है। किसान खेतों में ही क्या करता है, गाय, भैंस, बकरी का जो मलमूत्र होता है उसको इकट्ठा कर देता है। दूसरा बात, जो खेतों में जो अवशिष्ट पेड़ पौधों के बच जाते हैं उनको भी वहीं डाल देता है, तो वो सड़ गल जाते हैं। सड़ने गलने के कारण क्या होता है, उसका विखंडन हो जाता है। अवशेषों के विखंडन से ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका निर्माण कहां पर, खेतों में ही हो जाता है। ठीक है, खेतों में ही हो जाता है या फिर अपने जो घर है उसके आसपास कहीं भी गड्ढा छोटा सा गड्ढा खोद करके उसमें इकट्ठा करते जाते हैं, तो वहां पर भी इसका निर्माण हो जाता है। और इससे एक महत्वपूर्ण बात ये होती है, इससे मृदा को ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो इससे मिट्टी को या मृदा को
क्या मिलती है? ह्यूमस प्राप्त होती है। ठीक है, तो खाद के बारे में ये बात याद रखना। ठीक है, खाद प्राकृतिक पदार्थ होता है, यह गोबर और पेड़ पौधों के अवशेषों के विखंडन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण खेतों में ही हो जाता है, इससे मिट्टी के ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अब जब उर्वरक की बात आती है तो उर्वरक क्या होता है? देखो, उर्वरक के बारे में बात करते हैं। उर्वरक क्या होता है? देखो, ये कृत्रिम पदार्थ होता है या लवण होता है। यह है कृत्रिम पदार्थ ही लिख देता हूं, पदार्थ होता है। ठीक है, पहली बात ये प्राकृतिक पदार्थ होता है, ये कृत्रिम पदार्थ है। इसको तुम टेबल बनाकर भी कर सकते हो, एक तरफ खाद लिख सकते हो जिस इस तरह से। ठीक है, इधर खाद लिख दिया और इधर क्या लिख दिया? उर्वरक। ठीक है, तो इधर तो खाद के पॉइंट लिख दिए, इधर उर्वरक के, खाद के उर्वरक के, खाद के उर्वरक के, इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है ना, और एग्जाम में यदि आता है तो इस प्रकार से ही करके आना बेटर रहेगा। देखो, इसके बाद में इसके निर्माण की बात आती है तो इसका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसका निर्माण कहां पर होता है? फैक्ट्रियों में। किया जाता है। ठीक है, दो बात हो गई। अब तीसरी बात, इससे जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसको ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। इससे मृदा को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इसको फिर डालते क्यों हैं? इसमें पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अब पादप के लिए पोषक पदार्थ कौन कौन से? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम भी देखो। आदि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, इसलिए किसान उर्वरक का उपयोग करता है। हालांकि उर्वरक एक केमिकल की भांति व्यवहार करता है। केमिकल की भांति क्या केमिकल ही होता है, इससे नुकसान तो होता है, लेकिन मजबूरी में किसान इसका उपयोग करने लगता है ताकि फसल अच्छी और अधिक मात्रा में प्राप्त हो। ठीक है ना, ज्यादातर खाद का ही उपयोग करना चाहिए, उर्वरक का जितना हो सके उतना कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं। देखो, खाद और उर्वरक में अंतर देख लेना, समझ लेना सही ढंग से। इसके बाद में कृषि पद्धति में तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट से जाने से पहले एक बात समझो इसको, जैसे ये है खाद और उर्वरक है, वो पौधे के लिए एक तरह से क्या हुआ? खाना। अब अपने ऊपर देखो, तुम जैसे माना तुम लोग खाना खाते हो, आप लोग जब खाना खाते हो तो खाने के बाद में क्या यूज करते हो? पानी। तो खाने के बाद में क्या चाहिए? पानी। तो इसी प्रकार यहाँ पर जब पौधे को पोषण मिल गया, उसको खाने को मिल गया, तो उसके बाद में उसकी किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? सिंचाई की, है ना, उसको पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी और उसको क्रिया को क्या कहेंगे? सिंचाई। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चौथा पॉइंट, सिंचाई। देखिए, सिंचाई किसे कहते हैं? खेतों में विभिन्न अंतराल में पानी देने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं सिंचाई। या फिर खेतों में विभिन्न समय अंतराल में
में पानी देना सिंचाई कहलाती है। ठीक है, खेतों में विभिन्न अंतराल में पानी देने को क्या कहते हैं? सिंचाई। अब देखो जब सिंचाई की बात करते हैं हम, तो सिंचाई में हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो पुराने समय में किस प्रकार से सिंचाई करते थे किसान, और एक आधुनिक समय में इस समय किस प्रकार से किसान सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं पहले परंपरागत तरीकों से सिंचाई। पहले कौन सी है? सिंचाई। देखो परंपरागत सिंचाई के अंदर जब बात करते हैं तो जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं वो अपने दादी बाबाओं से पूछ के इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। पुराने समय में जो किसान होते थे वो ढेगली होती है, चैन पंप वगैरह होते हैं, ठीक है, मोट होती है, उनसे क्या करते हैं? सिंचाई करते थे। ठीक है, तो इसकी पद्धति में ध्यान रख देना, जैसे मोट से सिंचाई करते थे। ठीक है, चैन पंप, ढेकली, रहट आदि से क्या करते थे? पहले सिंचाई किया करते थे। ये परंपरागत तरीके हैं, है ना। पुराने समय में लोग सिंचाई इन तरीकों से करते थे। लेकिन जब आधुनिक तरीकों की बात आती है, कौन से? आधुनिक तरीके। अब दूसरे नंबर पे कौन से हो गए? आधुनिक तरीके। सिंचाई पद्धति, आधुनिक सिंचाई, ये आधुनिक तरीके। ठीक है, आधुनिक तरीकों के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं आधुनिक तरीकों में फर्स्ट नंबर पे छिड़काव तंत्र। ठीक है, और सेकंड है डीप तंत्र। ये दो तरीके हैं जिनमें आधुनिक तरीके से सिंचाई करने के डीप तंत्र और छिड़काव तंत्र। हम सबसे पहले बात करते हैं छिड़काव तंत्र से सिंचाई किस तरह की जाती है। देखो छिड़काव तंत्र से सिंचाई करने के लिए जो एक तरीका होता है, जैसे माना ये कुआं है, ठीक है, इसमें पंप लगा हुआ है, इससे एक मेन पाइप निकला हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा खेत है, ठीक है, इसमें से मेन पाइप होता है, उससे अन्य पाइप निकले हुए रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पाइप ये गया और एक पाइप ये गया, ठीक है। इन पाइपों के ऊपर इस तरह से नोजल लगे हुए रहते हैं, इसमें भी नोजल लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही हम पंप को स्टार्ट करेंगे तो पानी का प्रेशर इस पाइप में पड़ेगा, पाइप में जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो ये नोजल घूमने लगेंगे, ठीक है, और नोजल घूमेंगे तो चारों तरफ खेतों में क्या करेंगे? छिड़काव करेंगे, ठीक है, जिससे कम पानी में ही अधिक एरिया में सिंचाई हो जाती है। यह उबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर अच्छा कार्य करता है, ठीक है। छिड़काव तंत्र कहां पर? उबड़ खाबड़ वाले जो स्थान है वहां पर, जैसे किसान नॉर्मली पानी नहीं दे सकते तो वहां पर छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं, तो सभी जगह आराम से सभी पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, ठीक है। और कम जल स्तर वाले इलाकों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह है हमारा छिड़काव तंत्र। दूसरी बात करते हैं हम डीप तंत्र। किसके? डीप तंत्र। डीप तंत्र में क्या होता है, अब जैसे ये तो गेहूं की फसल है, चने की फसल है, इसमें उपयोग कर लेते हैं। जबकि जो डीप तंत्र है, जैसे आम का बगीचा है, ठीक है, अमरूदों का बगीचा है, और जैसे अंगूरों का बगीचा है, ऐसे जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके अंदर डीप तंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, एक मेन पाइप होता है, उस पाइप में से जहां पर पौधा है उसकी जड़ों के वहीं पर उस पाइप में छेद कर दिया जाता है, जिससे बूंद बूंद करके पानी डायरेक्ट पेड़ की जड़ों में जाता है और पेड़ को पर्याप्त रूप से पानी मिल जाता है। इसमें भी पानी वेस्टेज नहीं जाता। ये भी बहुत अच्छा तरीका है सिंचाई करने का, ठीक है। तो दो प्रकार की पद्धतियां हैं, एक तो आधुनिक सिंचाई पद्धति और एक परंपरागत सिंचाई पद्धति, ठीक है। इनसे हम खेतों में सिंचाई करते हैं।
क्लियर। अब हमारा चौथा पॉइंट कर चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जब पांचवा पॉइंट आता है तो उसमें क्या होता है, देखो अब हमने जैसे ही खेतों में पानी दिया तो पानी देने के बाद में फसल के साथ, फसल में जो पौधे उगाए उसके साथ में अन्य अवांछित पौधे और उग जाते हैं, तो उनको भी नष्ट करना होता है। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं खरपतवार। अब खरपतवार से सुरक्षा करेंगे फसल की। खरपतवार से सुरक्षा, देखिए सबसे पहले देखते हैं हम खरपतवार कहते किसे। फसल के साथ, फसल के जो पौधे हैं उसके साथ में अन्य अवांछित पौधों का उगना क्या कहलाता है, खरपतवार कहलाता है। खेतों में फसल के साथ जो अवांछित उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। समझिए, फसल के साथ, खेतों में फसल के साथ जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है। अब इन अवांछित पौधों को खेतों में से या फसल के साथ से हटाना होता है। उसका रीजन क्या है, क्या होता है, जब हम फसल उगाते हैं तो मृदा में जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण करके वो पौधा बड़ा होता है और हमें अनाज अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। लेकिन जब ये अवांछित पौधे उग जाते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं, यदि ये पौधे उग गए और उगने के कारण उस पोषी स्तर को घटा देते हैं, या फिर जैसे उस पौधे के लिए जो पोषण चाहिए उस पोषण को ये खा जाएंगे, तो वो हमारा जो पौधा है वो क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा और पर्याप्त मात्रा में या अच्छी प्रकार की, अच्छी किस्म की फसल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें खेतों में से इस खरपतवार को नष्ट करना होता है। अब खरपतवार को नष्ट करने के लिए हमारे पास तरीके होते हैं। पहला तो तरीका ये हुआ कि इसको निराई के माध्यम से पौधों से अलग कर दिया जाए। अब निराई क्या होती है, एक खुरपी होती है छोटी सी, है ना, उससे वो लेकर के हम क्या करते हैं, पौधे के चारों ओर उसकी निराई करते हैं और जो अवांछित पौधे होते हैं उसको खेतों में से अलग कर देते हैं। तो इसे किसके माध्यम से, निराई के द्वारा, या तो निराई के माध्यम से, ठीक है, या खरपतवार नाशी द्वारा हटाते हैं। अब देखिए, निराई तो मैंने अभी समझा थी। इसके बाद देखते हैं खरपतवार नाशी क्या होता है। खरपतवार नाशी एक तरह का केमिकल ही होता है। किसान क्या करता है, इस खरपतवार नाशी को एक टंकी में भर के अपनी पीठ के ऊपर बांध देता है और एक पाइप निकला हुआ रहता है उसमें से, उसमें आगे नोजल लगा हुआ रहता है और उसको हाथ से पकड़ के इस तरह से घुमाता रहता है। उसमें से जो दवाई है या खरपतवार नाशी है वो छिड़कता रहता है, जिससे वो खरपतवार नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये हालांकि नुकसानदायक होता है लेकिन किसान इसका उपयोग करता है। ठीक है, तो अब ये पांचवा पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ, खरपतवार से सुरक्षा। इसके बाद जब खरपतवार हट गई तो इसके बाद में जो हमारी फसल है पक करके कंप्लीट हो गई। अब उसकी हम क्या करेंगे, कटाई। तो छठवें नंबर का पॉइंट है फसल की क्या करना, कटाई करना। फसल की क्या करेंगे, कटाई। अब फसल की कटाई क्या होती है, फसल को पकने के बाद फसल को काटना। ठीक है, पकने के बाद फसल को काटना क्या कहलाता है, फसल की कटाई कहलाता है। या फसल पकने के बाद
उसे काटना क्या कहलाता है कि फसल की क्या कहलाती है, कटाई कहलाती है। ठीक है, मैं यहां पर एक एक पॉइंट को लिख रहा हूं ताकि तुम्हें, यदि तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत पड़े तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नोट्स आराम से इजीली बना सकते हो तुम, और याद भी होंगे और नोट्स भी बन जाएंगे, सारा काम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो फसल की कटाई हो गई। कटाई देखो, कटाई करते कैसे हैं, एक दातली होती है, दातली के माध्यम से किसान उसको फसल को काटते हैं और काट के उसको इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन आजकल मशीनें भी इसके काम करती हैं कटाई का, जिन्हें हार्वेस्टर कहते हैं। उन मशीनों को क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। मशीनों को काटती भी जाती हैं, और कई मशीनें तो ऐसी चल रही हैं जो साथ में काट रही हैं, साथ में उसको भूसे को और अनाज को दोनों को अलग अलग कर रही हैं। तो इस प्रकार की मशीनों को क्या कहा जाता है, हार्वेस्टर मशीन कहा जाता है। ठीक है ना। तो हार्वेस्टर मशीनों के माध्यम से भी अलग कर सकते हैं। अब कटाई होने के बाद में क्या है, उसको एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है। एक जगह एकत्रित करने के बाद में थ्रेसर होती है, और थ्रेसरों के माध्यम से भूसे को अलग कर दिया जाता है और अनाज को अलग कर लिया जाता है। इसे कहते हैं थ्रेसिंग। अर्थात भूसे में से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया या क्रिया, क्रिया भी लिख सकते हो ना, क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। थ्रेसिंग की डेफिनेशन ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना। भूसे में से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग। अब देखिए, भूसे में से अनाज अलग हो गया, भूसा अलग हो गया, ठीक है, यहां पर कटाई वटाई सब हो गई। अब क्या करता है किसान, इस अनाज को ऐसे तो पड़े नहीं रहने देगा ना, इसको क्या करेगा, बोरियों में भर के एक जगह इसको स्टोरेज करेगा, फिर उसके बाद में उसकी सप्लाई करेगा या बेचेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भंडारण। लेकिन भंडारण करने से पहले जो अनाज प्राप्त करते हैं, ठीक है, जैसे उसको थ्रेसिंग करके अनाज प्राप्त कर लिया, अनाज को डायरेक्ट स्टोर नहीं किया जाता, उसको थोड़ी देर सुखाया जाता है। ठीक है, सुखाना क्यों जरूरी है, कि उसमें नमी होती है, और नमी के कारण क्या होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, ईलियां लग जाती हैं, ठीक है, जिससे वो अनाज खराब होने का खतरा बना देता है। इसलिए उसको थोड़ा सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद में उसको जूट की जो बोरियां होती हैं उनमें भर करके एक निश्चित स्थान पर रख दिया जाता है, जिसे कहते हैं भंडारण। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अपना 7वां पॉइंट, जो कि इस लेसन का अंतिम पॉइंट है, 7वां, भंडारण। ठीक है, अब भंडारण कैसे कहते हैं, मैंने बता दिया है। अनाज को सुखाकर जूट की बोरियों में, जूट की बोरियों में भरकर एक जगह इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भंडारण। ठीक है, भंडारण कहते हैं।
और जहां पर इस अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, भंडार गृह कहा जाता है। भंडार गृह की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे वहां पर तापमान को मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर को इस तरह रखना पड़ता है ताकि हमारा अनाज खराब ना हो। दूसरी चीज जो जैसे ये चूहे वगैरह होते हैं, इनसे उस स्थान को बचा के रखना पड़ता है, तो विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है। और वहां पर नमी ज्यादा नहीं हो जाए, ठीक है, नहीं तो वो अनाज की जो बोरियां हैं उनमें क्या कीड़े पड़ जाएंगे, ठीक है, ईलियां पड़ जाएंगी, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है किसान को। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके भंडार गृह बनाए जाते हैं, उन भंडार गृहों में इनको रखा जाता है ताकि अनाज सुरक्षित बना रहे, ठीक है। इस लेसन को सही ढंग से समझ लेना, ठीक है। यदि कोई पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के भेज देना, है ना। और इस वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और यदि अभी तक तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।